हिंदुस्तान के अंदर वो चाय बेचने वाले का जितना हक है उतना ही हक हमारा है। मेरे भाई, हिंदुस्तान के अंदर जितना हक वो मोटे भाई का है उतना ही हक हमारा है। वो मोटा भाई बोलता है कि मुसलमानों को आरक्षण हम नहीं देंगे। अबे तेरे आरक्षण की हमें जरूरत नहीं है। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहर नशी पे तशरीफ़ फरमा। हमारे बीच बुजुर्गों और नौजवान साथियों, कायदीन मजलिस और घरों से सुन रही मेरी इज्जतदार माओ बहनों, हर सिमत मचलती किरणों ने अब सुने शबे गम तोड़ दिया। अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगा कर दम लेंगे। ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी हैं तलवार भी हैं। ये बज़्म जहां महकाएंगे या खून में नहा कर दम लेंगे। सोचा है कभी अब कुछ भी हो, हर हाल में अपना हक लेंगे। इज्जत से जिए तो जी लेंगे या जाम शहादत पी लेंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों और अजीज साथियों, ये इंतखाबी जलसा है और हमारे बीच ऐसे ही बहुत सारे इंतखाबी जलसे होंगे, लेकिन हमारे लिए कोई हक की आवाज़ नहीं रहेगी। लेकिन हमारे लिए कोई हमारी आवाज़ की बात नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ लोग अपने फ़ायदे की बात करेंगे। हमारे बीच बहुत सारी सियासी पार्टियां आएंगी, बहुत सारे लीडर आएंगे। वो यही कहेंगे कि आप हमारा साथ दो, हम तुम्हारे साथ मिलकर विकास करेंगे। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों और अजीज साथियों, यही कांग्रेस पार्टी के लोग, यही समाजवादी पार्टी के लोग 75 सालों से ये हमारे साथ सिर्फ इंसाफ की बात करते हैं। जब इंसाफ की बात आती है तो हम देखते हैं हमारे साथ सिर्फ नाइंसाफी होती है। जब हम 75 सालों से तुम्हारा साथ दिया, जब इन सभी सेकुलर पार्टियों का हमने साथ दिया, तो आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान पीछे क्यों है? जब हिंदुस्तान के अंदर सच्चर कमेटी बनाई जाती है, जब हिंदुस्तान के अंदर महमूदुर रहमान कमेटी बनाई जाती है, रंगनाथ मिश्रा कमेटी बनाई जाती है, मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों और अजीज साथियों, जब इनसे रिपोर्ट मांगी जाती है तो ये आता है कि हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई सबसे बिछड़ी अक़लियत है वो हिंदुस्तान का मुसलमान है। क्या हम हिंदुस्तान के अंदर गुलाम है? क्या हिंदुस्तान के अंदर हमारा कोई हकदार नहीं है? याद रखो, हिंदुस्तान के अंदर उतना ही हक हमारा है जितना राहुल गांधी का है। अगर हिंदुस्तान के अंदर जितना अखिलेश का है उतना ही हक हमारा है। हिंदुस्तान के अंदर वो चाय बेचने वाले का जितना हक है उतना ही हक हमारा है। मेरे भाई, हिंदुस्तान के अंदर जितना हक वो मोटे भाई का है उतना ही हक हमारा है। वो मोटा भाई बोलता है कि मुसलमानों को आरक्षण हम नहीं देंगे। अबे तेरे आरक्षण की हमें जरूरत नहीं है। हम खुद अपना लीडर पैदा करेंगे और वो हमारा लीडर कोई और नहीं, वो लीडर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। वही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है जो पार्लियामेंट के अंदर हमारे मुस्लिम महिलाओं के ऊपर कोई आवाज़ उठाते हैं, हमारे हिजाब पे कोई आवाज़ उठाता है तो यही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हमारे लिए असेंबली में खड़ा होता है, हमारे लिए पार्लियामेंट में खड़ा होता है। अगर कोई हमारे लिए खड़ा होता है तो वो कोई और नहीं, हमारा कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। मेरे भाई, जब हमारे नबी की शान में गुस्ताखी होती है, वो गिरी महाराज बोलता है, वो राणे बोलता है
कि अगर मस्जिद में घुस के मारेंगे, अरे मस्जिद में अंदर आके तो बता, तू सीधा जाता है 2 टांग पे कि नहीं, वो भी बताएंगे तेरे को। हिंदुस्तान के अंदर जितना हक तुम्हारा है उतना ही हक जीने का संविधान में हमारा है। अगर तुम पहली लाइन में खड़े होते हो तो पहली लाइन में खड़े होने का हक भी हमारा है। अगर तुम हिंदुस्तान के किसी भी जगह पे जा सकते हो, जितना सम्मान तुमको मिलता है, जितना अदब तुमको मिलता है, उतना ही अदब हमको मिलता है, क्योंकि हमारे उलमा असबाब ने यहाँ की इस जमीन की, इस हिंदुस्तान के लिए अपनी जानें दी है। कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक हमारे उलमाओं के फांसी के फंदे पे लटका दिया गया, वो कोई और नहीं, हमारे ही उलमा थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जामा मस्जिद की दीवार पे, मीनार पे खड़े होके कहा था, ए हिंदुस्तान के मुसलमानों, तुम्हें पाकिस्तान जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे उलमा असबाब ने यहाँ पे कुर्बानियाँ दी है। तुम्हारे उलमा ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़के डटा था, कोई और नहीं, वो तो तुम्हारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी है। मेरे भाई, तुम्हें पाकिस्तान जाने की ज़रूरत नहीं है। अरे पाकिस्तान उन्हें जाने की ज़रूरत है जो दिन रात पाकिस्तान पाकिस्तान करते हैं। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, दोस्तों, हमें हालात को समझना है और हमें अपने वोटों का सौदा नहीं करना है। हमें किसी के बहकावे में नहीं आना है, क्योंकि टीवी अब पुरानी हो चुकी है, मालूम है ना? अरे टीवी पुरानी हो चुकी है कि नहीं? अभी क्या चीज, अब टीवी पुरानी हो चुकी है, उसको हम भंगार में बेच दिए, तो अब टीवी को वोट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कौन है वो तो आपको पता है, चड्डी वाला है, मालूम है ना? कुछ लोग आएंगे, पैसे से खरीदेंगे तुमको, लेकिन बिकना मत, क्योंकि जो बिक जाता है उसकी औकात उतनी रहती है। क्या तुम्हारी औकात 500 की है? अरे बताओ ना, तुम्हारी औकात 500 की है? क्या तुम्हारी औकात 1000 रुपए की है? अरे तुम्हारे 1000 रुपए नहीं, तुम्हारे 10 लाख रुपया, तुम्हारे 10 करोड़, तुम्हारे लाख, हम अपने लाख से तुम्हारे मुंह पे मारते हैं। मेरे भाई, वक्त के हालात को समझो, अपने वोटों को ज़ाय ना करो। जब महाविकास आघाड़ी से तुम्हारा गठबंधन हुआ है तो तुम्हें यहाँ पे खड़े होने की क्या ज़रूरत है? क्या कोई एक साथ 2 अफेयर कर सकता है? क्या कोई एक साथ 2 अफेयर कर सकता है? अगर वो करता है तो उसे बोलते गद्दार है। तो जब तुम्हारा महाविकास आघाड़ी से अफेयर है तो फिर समाजवादी को यहाँ पे खड़े होने की क्या ज़रूरत है? मेरे भाई, जरा आप लोग बोलो, यहाँ पे समाजवादी को खड़े होने की क्या ज़रूरत है? समझ गए ना उसकी वजह क्या है? समझने वालों के लिए सारा ही काफ़ी है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे भाई, अपने वोटों की कीमत पैसे से सौदा ना करें, और मेरे भाई, अपने वोटों का ज़ाय ना करो। वक्त के हालात को समझो। हमारे भविष्य, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल हमारे वोटों से है। अगर आज हमने अपने वोटों का सही इस्तेमाल नहीं किया तो खुदा की कसम आने वाली नस्लें हमें कभी बर्दाश्त नहीं करेंगी। हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे फसाद हुए इन 75 सालों में। मेरे भाई, 50,000 से ज़्यादा फसादात हुए इन 75 सालों में। हमारी माँ बहनों की इज्जतें लूटी गई, हमारे नौजवानों को जेलों के अंदर डाला गया। क्या ये कांग्रेस पार्टी के लोगों ने आवाज़ उठाई? क्या ये समाजवादी पार्टी के लोगों ने आवाज़ उठाई? नहीं मेरे भाई, कोई और आवाज़ उठाने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा एक लीडर है, वो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। वो एक है 100 पे भारी है, 1000 पे भारी है। मालूम है ना पार्लियामेंट में कैसे बिल फाड़ा था? अगर CA NRC पे कोई बिल फाड़ने वाला था तो कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ था। अखिलेश भैया तो बैठ गए थे चुपचाप, उनको तो बोलने नहीं आता, मालूम है ना? तो मेरे भाई, वक्त के हालात को समझो और अपने वोटों की कीमत पैसे से मत लगाओ। याद रखो, अगर आज आपने सौदा किया तो आने वाली नस्लें हमें कभी माफ़ नहीं करेंगी। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि वक्त का तकाज़ा है। बहुत सारे लोगों को बोलना है, बोलना तो बहुत कुछ था, क्योंकि अंदर बातें हैं, हजम नहीं हो रही है। बस इसी के साथ
मैं अपनी बातों को ख़त्म करूंगा और मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अपने बड़े भाई जनाब सैफ अंसारी साहब को दावत दूंगा कि वो आएँ और अपनी बात रखें। जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, मैं आपसे थोड़ी सी बात समझाना चाहूँगा कि हमारे महाराष्ट्र में क्या चल रहा है। मुसलमानों को समझने की ज़रूरत है। छोटी सी बात कहूँगा, समझदारी से लोग समझे। हमारे पास अभी विधानसभा में मौका है एक होने का, इत्तेहाद पैदा करने का, क्योंकि लोकसभा के इलेक्शन में हमें मुसलमानों को मजबूरी में डाल के मुसलमानों को वोट लिया गया इंडिया अलायंस के नाम पे। महाराष्ट्र में मुसलमानों की सियासत ख़त्म करने की साजिश रची गई। संविधान के नाम पे, आरएसएस बीजेपी के नाम पे मुसलमानों की सियासत ख़त्म करने की कोशिश की गई। महाराष्ट्र में लोकसभा में 48 सीटें थी, जिसमें से हमारी 5-6 सीट आ सकती थी, जो ऐवान असेंबली में आवाज़ उठाने का मौका मिल सकता था। लेकिन उन्हें मालूम था अगर मुसलमान ऐवान असेंबली में अगर जाएगा तो अपनी हक की आवाज़ उठाएगा और वो अपना हक लेना जानता है। लेकिन क्या हुआ, मुसलमानों को 48 सीटों में से एक भी सीट नहीं दी गई और हमें मजबूर बनाया गया, हमारे वोट का फ़ायदा लिया गया। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ, अभी विधानसभा के इलेक्शन में अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है कि मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब किया जाए। हमारे इम्तियाज़ जलील साहब ने 6 महीना पहले महाविकास आघाड़ी को बातचीत करने की कोशिश की।